नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन। गीता जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम द हिंदू के डेली न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम के तहत बायोचार को लेकर आए हैं। बायोचार टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। तो कृषि से संबंधित जो जैव मास है उसका उत्पादन भी सर्वाधिक मात्रा में होता है। जैसे पराली की समस्या आप लोग बहुत फेमस रही है, तो आप लोग जरूर सुने होंगे पराली की समस्या, गन्ने का वेस्टेज जो होता है। तो ये सब समस्याएं रही हैं। तो बायोचार बायोचार भारत में पराली जलाने 20 मिलियन टन से अधिक होने वाले प्रदूषण को कम करने और मिट्टी की उत्पादकता जो है वो 10 से 30% तक बढ़ा सकती है। ठीक है, बायोचार को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। केवल मृदा के स्वास्थ्य में सुधार नहीं करता, बल्कि यह कार्बन सोखने की जो इसकी क्षमता है वो भी बहुत अद्भुत है। इसे स्मार्ट जलवायु कृषि को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है आज। और इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण जो होता है पायरोलिसिस प्रक्रिया से होता है। बायोचार जो साधारण जैवमास है वही बायोचार नहीं हो जाता है। जो जैवमास बचता है फसल का वेस्टेज जो होता है, जैसे धान का पराली हो गया, ये क्या है, ये जैवमास हो गया। उसके बाद ये बनेगा कैसे बायोचार, तो उसके बारे में समझते हैं। बायोचार होता क्या है? एक चारकोल जैसा एक चारकोल जैसा पदार्थ होता है, ठीक है, जो कार्बन समृद्ध होता है। जैसे पराली हो गया, लकड़ी का बुरादा हो गया, कृषि अपशिष्ट तमाम, जैसे मैंने गन्ने का बताया, जो तुअर होता है, अरहर का होता है, ऐसे तमाम फसलें होते हैं, सरसों का होता है, सबका फिर अपना बचता है वेस्टेज जो जैवमाश होता है। तो उसे क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इससे मतलब कोई ड्रम जो होता है कैन लोहे का, उसी के अंदर भर के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। लगभग 300 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। तो क्या होता है, ये बायोचार में कन्वर्ट हो जाता है। सरल शब्दों में कहते हैं इसे काली खाद कहते हैं। ठीक, इसे बदलने के लिए क्या होता है, धुआं जो बनना है, उड़ने में धुआं बनने के बजाय मिट्टी में लॉक कर देता है। जैसे वातावरण में जो धुआं चला जाता है बायोमास नॉर्मल तरीके से जला के, लेकिन ये जब एक कैन में गर्म किया जाएगा तो धुआं नहीं निकलेगा, प्रभाजी आसवन होगा इसका। तो भंजक आसवन, तो जब गर्म किया जाएगा तो धुआं वेस्टेज के रूप में नहीं निकलेगा और ये बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, इस प्रक्रिया को पायरोलिसिस कहते हैं। बायोमास को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में 300 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करने पर इसकी उत्पत्ति होती है। ये समझ लीजिए इसमें। जैसे ये वेस्टेज है, इधर वाले ये सब वेस्टेज है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक लोहे का कंटेनर है, इसमें गर्म किया गया, ये जलाया गया, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया गया। तो इससे क्या हुआ, बायोचार का निर्माण हुआ, और जो गैस होगी वो सिन गैस हो जाएगी, उसका भी उपयोग हो जाएगा। जैसे गोबर गैस प्लांट में जो गैसें निकलती हैं, उसकी तरह ये खाना बनाने या तमाम प्रक्रिया में यूज हो सकता है। और इससे बायोडीजल भी निकल जाता है थोड़ा बहुत मात्रा में। तो ये बायोचार जो है ये बनाने की एक बहुत अच्छी तकनीकी है। यही लेकिन थोड़ा खर्चीली होती है, लेकिन ये क्या है, स्मार्ट कृषि के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, और जलवायु परिवर्तन तमाम सारी चीजों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके लाभ देखते हैं हम लोग। जैसे कृषि में सबसे ज्यादा इसका फायदा हमें कृषि में ही दिखाई देगा। जैसे इसकी जल धारण क्षमता, ये क्या होता है, छिद्रपूर्ण होती है। और जब छिद्रपूर्ण होती है तो इसमें स्पंज की तरह पानी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है। ये 20 से 25% तक पानी सोखने की क्षमता मिट्टी की बढ़ा देती है। जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र है जहाँ पे, अगर वहां पे बारिश हुई या हमने सिंचाई की, तो जैसे सिंचाई का जल तुरंत वाष्पोत्सर्जन ना हो जाए, बह ना जाए, तो वहां पर ये बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। जैसे यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र है और महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, यहाँ सबके लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी कम होती है और नमी धारण की क्षमता मिट्टियों में कम है। तो बहुत कारगर सिद्ध होती है, और मृदा की उर्वरता बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा है। जैसे मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, लेकिन ये क्षारीय प्रकृति की होती है। तो जब इसे डाला जाता है, उस मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो उसका पीएच बढ़ जाता है, जिससे वो मिट्टी बैलेंस हो जाती है, संतुलित हो जाती है, तो उत्पादन क्षमता भी उसकी बढ़ जाती है। और सूक्ष्म जीवों के घर के रूप में भी कार्य करती है। जो लाभकारी जीवाणु होते हैं मिट्टी के, जैसे केचुए हो गए, बैक्टीरिया हो गए,
ये सब क्या होता है, इनको आवाज प्रदान करती है, क्योंकि ये छिद्रित आसानी से इसमें अपना वो छेद करके अंदर घुस जाते हैं, तो लाभकारी जीवाणु भी इसमें रह लेते हैं। ये तो खेती के बारे में लाभ था। एग्रीकल्चर में क्या लाभ होगा, अब देखते हैं पर्यावरणीय लाभ इसके क्या है। सबसे बड़ी चीज इसकी है कार्बन पृथक्करण में बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे बायोमास जो होता है, ये जब जलता है या सड़ता है तो ये CO2 बनकर उड़ जाता है मैक्सिमम। देखिए जैसे जलाया जाता है पराली तो धुआं कितना खतरनाक निकलता है, और NO2 और सल्फर के ऑक्साइड भी इससे बहुत भारी मात्रा में निकलते हैं, ठीक है, मीथेन वगैरह सब निकलता है। क्या होता है जब, अगर इसका जो ये पायरोलिसिस प्रक्रिया से जब इसे बायोचार बना दिया जाता है, तो ये क्या होता है, लगभग 100 से 1000 वर्षों तक ये मिट्टी में कार्बन को दबा देता है। और 1 टन जो बायोचार होता है वो लगभग 2.5 से 3 टन CO2 के बराबर कार्बन सोख सकता है। आप ये समझ ही रहे होंगे कि ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन है उसमें कितना उसे कम करने में प्रभावकारी सिद्ध हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ भारत का जो कार्बन एब्जॉर्ब करने की क्षमता है ये भी बढ़ाएगा हम देश की। और ग्रीन हाउस गैस में देखिए, जो मैंने बताया, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड निकलते हैं बाहर, वो सब भी कम हो जाएंगे लगभग 30 से 50% तक। और अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। ऐसे जो पराली है, पराली कुछ किसान जलाते नहीं, अब तो सरकार बहुत जगह प्रतिबंध लगाई है, जला नहीं पाते हैं, बहुत लोग चुपके से जला देते हैं। तो क्या होता है, उसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसके कलेक्ट करने के बाद खेतों से बटोर के उसे रखें कहाँ पे। और जैसे गन्ने का वेस्टेज है, उसे रखा कहाँ जाए, ये भी एक चुनौती है, तो वो बायोचार बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल भी अच्छे से कर लेंगे। लेकिन ये चीज इतनी आसान भी नहीं है जितना हमें अभी चर्चा किया, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो ये बहुत ज्यादा सुलभ होता, सबके पास होता है, हर जगह होता उत्पादन। लेकिन इसमें चुनौतियां भी बहुत है। क्या है कि इसकी लागत बहुत अधिक है। अब जो यूनिट है उसकी स्थापना में लागत इतनी अधिक होती है कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं ये तुरंत बाहर हो जाते हैं, कई लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और जो फीड स्टॉक होता है खेत का, जैसे मैंने बताया, अब धान का खेत है, तो हार्वेस्टर मशीन जो कंबाइन होती है उससे धान कटने के बाद पराली बच जाती है। अब पराली को किसान जला देता है तो वही फिर वही प्रदूषण होता है, और जो नीचे उसके केचुए हैं ये सब मर भी जाते हैं, मिट्टी भी बेकार होती है। लेकिन अगर उसे एक जगह इकट्ठा करना हो तो वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि इकट्ठा होने के बाद ही उसे बायोचार बनाया जा सकता है उससे। तो उसमें अगर मजदूर करेंगे तो उसमें खर्च बहुत आएगा, फिर किसानों का मुनाफा जो है वो भी घट जाएगा। तो ये भी एक समस्या है, फीड स्टॉक को इकट्ठा कैसे किया जाए, इसके लिए भी एक अलग टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जो कि आसानी से इसको इकट्ठा कर सके। और क्या होता है कि जो कचड़े का मैनेजमेंट है ना, ये हर जगह सही नहीं है भारत में। कुछ जगहों पर ठीक है, लेकिन लोग खुद ही, जो आम व्यक्ति हैं, वो खुद ही सजग नहीं है कि हमें कचड़ा का कैसे मैनेजमेंट करना है। तो जैसे पन्नी है, छोटे छोटे चिप्स के रैपर्स, ये सब बॉटल वगैरह, ये सब ऐसे फेंक दिए जाते हैं, एक जगह पे कलेक्ट नहीं हो पाते। पूरा जो संपूर्ण कचड़ा है ना, उसका सही जगह मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। नहीं तो उसकी कचड़े को इकट्ठा करके उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है। लेकिन जो कचड़े ऐसे फेंक दिए गए हर जगह से, कचड़ा तो कोई उठाएगा नहीं, कलेक्ट तो करने वाला है नहीं। कितना ज्यादा सरकारी तंत्र है और हर जगह से आप कहीं भी कचड़े फेंक दें, उसके बाद फिर वो लोग उठाएं। तो क्या होता है, ये जैसे प्लास्टिक होती है, ये खेतों में चली जाती है। और जब बायोचार की प्रक्रिया होती है, और अगर उसमें प्लास्टिक भी है, फीड स्टॉक जो बायोमास है, बायोमास के साथ, तो क्या होता है, वो मिट्टी को जहरीला बना देता है। मतलब उसकी गुणवत्ता जरूर प्रभावित हो जाएगी कुछ ना कुछ, क्योंकि उसमें प्लास्टिक के एलिमेंट आ जाएंगे, माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपके पन्नी जैसे रैपर्स है और बॉटल हैं, ये सब चीजें, तमाम चीजें हैं, तो ये सब मिट्टी को भी प्रभावित कर देगा जब ये मिट्टी में मिलेगा। और जैसे बताया मैंने, अम्लीय मिट्टी में डालकर उसे बराबर किया जाता है, उसकी जो बराबर का मतलब है कि उसे उदासीन मृदा बनाया जाता है या थोड़ा बहुत क्षारीय। लेकिन अगर मिट्टी पहले से ही क्षारीय हो और उसमें इसे फीड स्टॉक को मिला दिया जाए, बायोचार को, तो मृदा तो बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाएगी, तब भी वो बेकार हो जाएगी, तब ऊसर कैटेगरी में आ जाएगी मृदा। तो क्या है, इसके लिए हमें मिट्टी का पहले मिट्टी की जांच करानी होगी, उसका पीएच कितना है। तो ये सब प्रक्रिया एक, समझ रहे हैं, गांव स्तर पे किसानों के लिए जटिल प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म तो बने नहीं है सरकारी तंत्र में। तो ये भी एक समस्या है। लेकिन इतनी चुनौतियां होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारे इसके लाभ भी हैं। क्या है कि ये स्मार्ट कृषि का एक महत्वपूर्ण तंत्र है, और नेट जीरो का लक्ष्य जो हमें प्राप्त करना है उसकी दिशा में बढ़ने के लिए ये बहुत एक अच्छा उपाय है, बहुत ही अच्छा।
तो हमें इसे बहुत अच्छे से अपनाना चाहिए। ये मृदा की जो सेहत है ये लगातार गिरती जा रही है। उत्पादकता देखेंगे आप लोग गाँवों में पता करेंगे, जहाँ आपके गाँव से जो जुड़े होंगे खेती के माध्यम से, उनसे आप पूछेंगे तो वो बताएंगे 10 साल पहले उत्पादकता यार बहुत अधिक होती थी, आज उससे बहुत कम हो गई है, शायद आधी हो चुकी है। ये सब तो क्या होगा, ये उत्पादकता में भी सुधार करेगा। तो इसे अपनाना बहुत आवश्यक है और सरकारी प्रयास इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को आगे बढ़कर इसमें आना चाहिए। अभी डायरेक्ट इस पे कोई योजना नहीं चली है। इससे रिलेटेड कुछ हेल्थ सॉइल कार्ड वगैरह ये सब योजनाएं हैं, लेकिन वो भी संपूर्ण पर्याप्त नहीं है। इसमें सरकार को भी आना पड़ेगा बाहर, और समाज सेवी संगठन और आम नागरिकों की भी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक था जीएस पेपर 3 से। तो आप लोग इस पे क्या करिएगा, एक आंसर क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, या इस पे इससे बनाइएगा कुछ थोड़ा सा, और अपने हिसाब से इसे एक्सप्लेन करिएगा और समझ लीजिएगा। एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा और बढ़िया तैयार हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कैसे लगा आज का ये वीडियो हमारा। और आगे के प्रोग्राम से, ऐसे डेली न्यूज एनालिसिस से जुड़ने के लिए, या तमाम ऐसे प्रोग्राम जो हमारे इस चैनल पर चलते हैं, जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू क्लास।